Namaskar, my all dear student of class 10. I'm your English mentor, brought to you a new poem from your main course book, First Flight. That is poem number 3, How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. In this compact course series that is being very beneficial for your upcoming board examination, we are presenting all the chapters of your English syllabus in a very short pattern by including all the value and important points. And in this series, we move on towards how to tell wild animals today in this video. So some information about the poetess Carolyn Wells. She was born in 1862 and died in 1942, and she was an American writer and poet born in Rahway, New Jersey. She remembered largely for her popular mysteries, children books, and humorous verse. Among the most famous of her mystery novels were the Fleming Stone detective stories. Her books include A Nonsense एंथोलॉजी। तो ये उन्होंने लिखी थी, कुछ मिस्ट्रीज उन्होंने लिखी है, चिल्ड्रंस की बुक लिखी हैं और बहुत सारे ह्यूमरस वर्स लिखे हैं। ह्यूमरस इज कॉल्ड फनी, वर्स इज कॉल्ड पोम्स। बहुत सारी फनी पोम लिखी है और इसी तरह की एक ह्यूमरस जो वर्स है, जो पोम है, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरोलिन वेल्स की, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। स्टैंजा नंबर 1 देखते हैं। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, it roars at you as you are in dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पर हर स्टेंजा में कैरोलिन वेल्स ने वेज बताए हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट क्रीचर्स। वो उनकी किस तरह की हरकतें होती हैं, किस तरह के अपीयरेंस या रिएक्शंस होते हैं जिससे आप उनको पहचान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेंजा में वो बताती है कि अगर कभी का आपका ये प्लान बने, अगर बाई चांस आपका जाना हुआ ईस्ट के जंगलों में, ठीक है, ईस्ट का जो डायरेक्शन है उस तरफ अगर आपका जाना हुआ, तो वहां पर जब आप एडवांस, जब आप आगे बढ़ोगे जंगलों में, ईस्ट के जंगलों में जब आगे बढ़ोगे, तो वहां आपको एक बहुत बड़े से टॉनी बीस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, बहुत बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे। और वो कैसे होंगे? ऑफ टॉनी। टॉनी आप बोल सकते हो येलोइश या ऑरेंज कलर, ठीक है, यहाँ पे कलर के लिए आया है येलोइश ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर के टाइगर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रही हैं? टाइगर्स की बात कर रही हैं कि जैसे ही आप ईस्ट के जंगलों में आगे बढ़ेंगे, वहाँ आपको बहुत बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे जो येलोइश ऑरेंज कलर के होंगे। और जिस तरह से वो रोर करेंगे, जिस तरह से वो दहाड़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा यू आर डाइंग। यहाँ पे योर का मतलब है यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है? यू आर। एंड डाइंग का मतलब है डाइंग, आप जैसे मरने वाले हो। ओके, मीन्स टू फिनिश, फिनिशिंग या एंडिंग अप। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप खत्म होने वाले हो, मरने वाले हो, सिर्फ उनकी दहाड़ सुनकर। तब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप किससे मिले हो? आप एशियन लायन से मिले हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बताती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एशियन लायन कौन होता है। तो आप एक काम करो, कभी भी आपका मौका लगे तो जस्ट गो टू ट्रैवल टुवर्ड्स द जंगल ऑफ ईस्ट। वहां पे जब आप जाओगे जंगल में, जब आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे जो येलोइश ब्राउन कलर के होंगे। अगर वो आप पर बहुत जोर से दहाड़ेंगे और आपको ऐसा लगे कि उनकी दहाड़ सुनकर आप मरने वाले हो, तो आप समझ जाना कि हाँ, ये एशियन लायन है। मतलब ये उन्होंने एक वे बताया है कि ये एशियन लायन है। नाउ नोबडी विल गो एंड नोबडी विल लिसन टू दिस। अगर हमको पता होगा तो हम क्यों जाएंगे भाई वहां पर। नाउ स्टेंजा नंबर 2। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में वो दूसरे एनिमल्स के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टेंजा हैं उतने एनिमल्स के बारे में बताया है कैरोलिन वेल्स ने। सेकेंड स्टेंजा में बोलती हैं कि कभी भी अगर आप कहीं रोम करने जा रहे हैं, घूमने जाएं, नोबल वाइल्ड बीस्ट। यहाँ पे नोबल किसके लिए आया है? नोबल आया है ग्रैंड, ओके, बहुत बड़ा, बहुत जेंटल, एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत ग्रैंड आपको मिलेगा। ग्रैंड या बोल सकते हो रॉयल वाइल्ड बीस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो आपको ग्रीट करेगा, जो आपको वेलकम करेगा वहां पे। और वो कैसा होगा? उसकी बॉडी पर, मतलब उसका ये येलो ग्राउंड है, या ग्राउंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड कैसा होगा उसका, येलो कलर का बैकग्राउंड होगा। तो बैकग्राउंड ये स्किन का कलर बताया गया है। कैसा है वो बीस्ट, येलो कलर का है जिसपे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। तो ऑब्वियसली वो टाइगर की बात कर रही हैं। पहले स्टैंजा में उन्होंने एशियन टाइगर की बात की है, और सेकेंड स्टैंजा में वो जिस टाइगर की बात कर रही है दैट इज बंगाल टाइगर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप ये ध्यान रखना, आप ये पॉइंट करते रहना कि अगर वो आपको खा लेता है, ये सिंपल सा एक रूल है जिससे आप समझ जाना कि ये बंगाल टाइगर है। डिसॉर्न इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई, ठीक है, पता लग जाना, पहचान लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंगाल टाइगर है। दोनों टाइगर के बीच में क्या अंतर बताया है, एशियन लायन अगर बहुत जोर से दहाड़ेगा, आपको ऐसा लगे कि आप उसकी दहाड़ सुनकर मर जाओगे, मतलब वो एशियन लायन है। और अगर यहाँ पर इन जंगलों में अगर आपको कोई टाइगर मिले जो आपको खा जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंगाल टाइगर है। अब जब मतलब हमको बंगाल टाइगर को जानने के लिए वहां जाना पड़ेगा, और अगर हमको वो खाए तो हमको पता चलेगा कि वही बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फनी और थोड़ा सा सिली टच देखने को मिलता है इनकी पोम में, वो जिस तरह से बता रही हैं। दोनों में अंतर क्या बताया है कि एशियन जो टाइगर है वो खाएगा नहीं, लेकिन जो बंगाल टाइगर है वो आपको खा जाएगा। If strolling forth, a beast you view whose hide with the spots in the peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. To will do no good to roar with the pain, he'll only lap and lap again. अब यहाँ पे स्ट्रोलिंग ये वर्ड हमारी लास्ट फॉर्म में भी आ चुका है। स्ट्रोलिंग इज कॉल्ड वॉकिंग, ठीक है। फोर्थ इज कॉल्ड अहेड, आगे की तरफ जाना। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, बीस्ट यू व्यू, आप कहीं ऐसे घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, और आपने एक एनिमल देखा है, व्यू इज कॉल्ड, आपने ऐसा कोई एनिमल देखा जिसके स्पॉट्स हैं, ठीक है, जिसके बॉडी पे स्पॉट्स हैं, और इस पेपर्ड इज कॉल्ड, बिखरे हुए हैं। स्पॉट्स जो हैं वो कैसे हैं, राउंड स्पॉट्स हैं जो पूरी ही बॉडी पर बिखरे हुए हैं। एज सुन एज ही लैप्ड ऑन यू, नाउ यहाँ पे लैप्ड इज कॉल्ड जम्प्ड, ठीक है, आप पर जैसे ही छलांग लगाता है। लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAPT, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने LEPT यूज किया है। ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोइटिक लाइसेंस। जो भी पोइम लिखते हैं उनके पास एक पोइटिक लाइसेंस प्रोवाइड होता है। पोइटिक लाइसेंस का मतलब होता है यू आर अलाउड टू मेक चेंजेस इन द स्पेलिंग्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी पोम को लिख सकते हो। पोम्स में कोई भी ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होता है, इसको बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस। तो पोइटिक लाइसेंस की वजह से वो शी वॉज अलाउड, या एनी ऑफ द पोइट इज अलाउड टू यूज और टू मेक द चेंजेस इन द स्पेलिंग एज वेल। तो लेफ्ट जैसे ही वो आप पर जंप करेगा, आपको पता चल जाएगा वो कौन है, एक लेपर्ड है। 12 डू नॉट गुड टू रोर, और यहाँ पर ये अच्छा नहीं होगा कि वो रोर करे। मीन्स आप जब तक वो रोर करेगा और उसके चिल्लाने से अगर आपको दर्द होता है तो भी ये आप पर बार बार जंप करेगा। लेप अगेन इज कॉल्ड, यहाँ पे ये लेप फर्स्ट फॉर्म में आया है, मीन्स जंप, अगेन एंड अगेन वो जंप करेगा। मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि आप कहीं घूम रहे हो, आपको कोई इस तरह का बीस्ट दिखता है जिसके राउंड स्पॉट है उसकी पूरी बॉडी पे, जिसने उसकी पूरी बॉडी को हाइड कर रखा है। जैसे ही वो आप पर जंप करेगा, आप समझ जाना कि ये लेपर्ड है। और अगर उसके दहाड़ने से, उसके जंप करने से आपको दर्द होता है और आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो पेन से, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो बार बार आप पर जंप करेगा, इससे पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। तो यहाँ पे वेज बताए, मीन्स बाय कीपिंग और बाय पुटिंग योरसेल्फ इन डेंजर यू शुड नो विच काइंड ऑफ एनिमल इज दिस। Stanza number 4 देखते हैं। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो, अपने यार्ड में हो, ठीक है, यार्ड इज कॉल्ड ओपन यार्ड, ओपन एरिया बोल सकते हो, किसी भी ओपन एरिया में आप घूम रहे हो और वहां पे आपको कोई क्रीचर मिल जाता है। यहाँ पे बेयर को क्या बोला है, क्रीचर मिल जाता है जो आपको बहुत तेजी से हग करता है, बहुत तेजी से, बहुत टाइट हग आपको करता है, तो आप श्योर हो जाना कि वो कौन है, वो एक बेयर है। कोई भी डाउट इस बारे में नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये लगता है, मैं ये गैस कर सकती हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा बार हग करेगा और वो आपकी बहुत ज़्यादा
केयर करेगा। हक का मतलब क्या होता है? somebody is hugging you means somebody is caring for you। तो अगर वो बीस्ट, वो क्रीचर आपको हक करता है, बार बार बहुत बहुत टाइट हक करता है, तो आप समझ जाना कि वो कौन है, वो एक बेयर है। तो स्टैंजा नंबर 4 में हमें क्या बताया है उन्होंने एनिमल के बारे में? बेयर एनिमल के बारे में बताया है। नाउ स्टैंजा नंबर 5, though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with the merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पे distinguished is called differentiate, ठीक है? differentiate, अंतर पता करना। दो यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में बताया है, बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे आप बोल सकते हो वो एनिमल जो अटैक करते हैं, जो प्रे का शिकार करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे आप डाल सकते हो तो टाइगर हुआ, ठीक है, लाइन हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जो शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का। अगर आप एक नॉनविस हो, नॉनविस इज कॉल्ड न्यू लर्नर। अगर आप नहीं जानते हो, आपने कोई भी चीज़ नई नई सीखी है और आप इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये क्या है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्रोकोडाइल है वो हमेशा ही यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में बताया है, क्रोकोडाइल एंड हाइना। और अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप पजल हो रहे हो, तो यहाँ पे द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। हाइना कम विद मेरी स्माइल एंड क्रोकोडाइल विद टीयर्स। अगर आपको क्रोकोडाइल और हाइना दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा क्या करेगा और जो हाइना है वो हमेशा क्या करेगा। इन दोनों में क्या अंतर होगा कि जो हाइना होगी वो हमेशा मैरी स्माइल देगी, मैरी स्माइल इज कॉल्ड हैप्पी स्माइल देगी, और जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा रोएगा। मतलब अटैक करने के बाद जो हाइना होती है वो हमेशा स्माइल करती है और जो क्रोकोडाइल है वो क्या करेगा, वो रोएगा। नाउ हाउ कैन वी जस्ट रिकॉग्नाइज दिस कि वो एनिमल रो रहा है या हंस रहा है? नहीं पता लगा सकते ना हम। तो दिस काइंड ऑफ पोम शी हैज़ गिवन। वो कहती है स्टैंजा नंबर 5 में दो एनिमल हैं, क्रोकोडाइल और हाइना, जो अपने मीन्स दे आर बीस्ट ऑफ प्रे। वो अपने एनिमल्स, वो अपने प्रे, अपने शिकार पर अटैक करते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन क्रोकोडाइल है और हाइना? तो क्रोकोडाइल अपने शिकार के बाद रोता है करने के बाद, और जो हाइना होती है वो शिकार करने के बाद हंसती है, स्माइल देती है। इससे आपको पता चल जाएगा। नाउ stanza number 6. A true chameleon is a small lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Now यहाँ पे टिस का मतलब दिस, ठीक है। यहाँ ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं। दिस कमेलियन इज कॉल्ड, कमेलियन होता है जो आप बोलते हो गिरगिट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि एक ट्रू कमेलियन जो होता है, जो छोटा सा कमेलियन है, वो बहुत छोटा होता है और ये एक लिजर्ड यानी कि छिपकली की तरह होता है दिखने में। और छिपकली बहुत थोड़ी सी छोटी होती है और कमेलियन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके कोई भी कान नहीं होते हैं और इसके कोई भी विंग भी नहीं होता है। मतलब ना तो ये सुन सकता है, आपको लगे कि भाई इसके कान है, ना तो इसके विंग्स हैं कि ये उड़ सकता है। इस तरह का ये एक क्रीचर होता है। अगर कोई भी नहीं है ट्री पर तो आप समझ जाना कि हाँ आपने एक कमेलियन देखा है। मतलब ये दोनों लाइनें अगर आप देखो तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट है। एक तरफ वो कह रही है कि ट्री पर अगर कोई भी नहीं दिखे तो आप समझ जाना कमेलियन है। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स कमेलियन, देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कमेलियन कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या चेंज वो कैरेक्टरिस्टिक होती है? दे आर कैपेबल टू चेंज इट्स कलर। वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जिस भी सरफेस पे बैठते हैं उस बैकग्राउंड का जो कलर है वो इनहेरिट कर लेते हैं। अगर ये मड में बैठे होंगे तो ब्राउन कलर के टर्न हो जाएंगे, अगर ये ट्री में होंगे तो वो ग्रीन कलर टर्न कर लेंगे, अपना चेंज कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ट्री अगर पूरा ग्रीन कलर है और वहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, मतलब फिर भी वहाँ पे एक कमेलियन है, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर का है और वो एनी ऑफ द ब्रांचेस ही मस्ट बी सिटिंग ओवर देयर। तो स्टैंजा नंबर 6 में उन्होंने किस क्रीचर के बारे में बताया है? कमेलियन के बारे में बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 स्टैंजा है। नाउ वन बाय वन वी विल मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ ईच स्टैंजा, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस सबसे पहले देखते हैं हम स्टैंजा नंबर 1 की। राइम स्कीम है इसकी ABABCC, ABABCC। ये सेम राइम स्कीम है जो इनके सारे स्टैंजा में दी गई है। सबसे पहली आपकी पोएटिक डिवाइस है इंजैपमेंट। ये कौन सी लाइन में आई है? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट।
कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है फर्स्ट लाइन के बाद, तो यहाँ पे इंजैपमेंट होगा। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। नाउ इन्वर्जन क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड, मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन पोम में क्या किया गया है, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यू शुड गो, शुड टू यू, देन रोर्स एट यू एज यू। इन सभी लाइनों में क्या है? एंड इफ देयर शुड टू, यहाँ पर इफ देयर शुड टू ये होना चाहिए, यू शुड गो, शुड टू यू, रोर्स एट यू एज यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, चेंज है फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वर्ब पहले आ रही है। नेक्स्ट है अल्यूजन, रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन, एनिमल, स्पीशीज और थिंग। यहाँ पे एशियन लॉयन है, बंगाल टाइगर आया है, तो यहाँ पे जब भी किसी बड़े आदमी का, किसी इस्टेब्लिश्ड लोगों का जब आप रेफरेंस देते हो तो वहां पे होता है अल्यूजन। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है उन्होंने, जितने भी एनिमल हैं उनको पर्सोनिफाई किया है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी है, ही या शी बोला है। स्टैंजा नंबर 2 की पोएटिक डिवाइस, फर्स्ट इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर आया है? आर, दैट इज रोमिंग राउंड, यहाँ पे आर एंड आर एलिटरेशन। नेक्स्ट इज अगैन इन्वर्जन, इन्वर्जन सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हुआ है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज हुआ है, मीन्स डिसर्न द बंगाल टाइगर आना चाहिए, आइडेंटिफाइड, बट यहाँ पे चेंज किया गया है। एल्यूजन आया है यहाँ पर, एल्यूजन रेफरेंस टू अ पर्सन ऑफ बंगाल टाइगर। मैंने शायद कुरान पीछे वाले उसमें लिख दिया था, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है सेकंड में, तो हम ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सेकंड में बंगाल टाइगर का रेफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका एजोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल साउंड ओ, ये आया है, और समटाइम वैन रोमिंग राउंड, इसमें ओ का बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे वॉल साउंड लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी एसोनेंस। और लास्ट आपकी आ जाती है पर्सोनिफिकेशन, द पोएट हैज यूज्ड ही और शी ह्यूमन क्वालिटीज फॉर द एनिमल्स। स्टैंजा नंबर 3 की लिटरेरी डिवाइस, फर्स्ट इज एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड एच इन ही हैज। नेक्स्ट इज पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें स्पेलिंग चेंज हुई है, राइट स्पेलिंग है लेफ्ट, और यहाँ पे उन्होंने कौन सी दी है? लेफ्ट। नाउ रिपीटेशन इज द थर्ड लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे वर्ड रिपीट हुआ है, दैट इज लेफ्ट, ठीक है, लास्ट लाइन में 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, लेफ्ट एंड लेफ्ट, सो यहाँ पर ये लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो यहाँ पे रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस होगा। नेक्स्ट इज एसोनेंस, वॉल साउंड का रिपीटेशन हुआ है, सबसे पहले ओ, strolling forth a beast you view, oka, then whose hide with spots, again oka repetition, do no good to roll, बार बार oka repetition हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट, यहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड है ऑफ एल, हेल, ओनली, लेप लेप लेप, यहाँ पे देखो हिल, ओनली, यहाँ पे एल 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 का साउंड बार बार आ रहा है, तो कॉन्सोनेंस होगा। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर भी इस स्टैंजा में भी एनिमल को पर्सोनिफाई किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट स्टैंजा, सबसे पहले आता है इंजैपमेंट, नो पंक्चुएशन मार्क, दैट इज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। एलिटरेशन, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर आता है, सबसे पहले आता है डब्ल्यू इन वैन वॉकिंग, देन आता है बी इन बी बेयर, एंड देन आता है एच इन हक्स यू वेरी वेरी हार्ड। यहाँ पे एसोनेंस आता है आपका, जिसमें प्रोमिनेंट साउंड है ई का, यू मीट अ क्रीचर देयर, बार बार ई का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है, एसोनेंस। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे भी एनिमल को पर्सोनिफाई किया गया है। अच्छा, इस लाइन में रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस भी है, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है इस लाइन में, किसका? वेरी एंड वेरी, तो यहाँ पे रिपीटेशन भी होगा। स्टैंजा नंबर 5, फर्स्ट इज एलिटरेशन, दैट इज रिपीटेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेटर, दैट इज एन, नोविस नॉन प्लस, एन का रिपीटेशन, यहाँ पे ये नहीं आएगा, लास्ट वाला नहीं आएगा, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आएगा। नाउ टी इन टेल फ्रॉम द हाइना, दस, टी का रिपीटेशन। नेक्स्ट है आपकी लिटरेरी डिवाइस इंजैपमेंट, lines, though to distinguish beast of prey, a novice might not plus, no punctuation mark, and the crocodile you always may tell from the hyena, thus
नो पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्टेंजा में सबसे पहला है आपका एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ एच इन ही हैजंट। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ जी, सिंगल विंग, गा की साउंड आ रही है प्रोमिनेंट। पर्सोनिफिकेशन, इस स्टेंजा में भी कमेलियन को ही की बोला गया है इंस्टेड ऑफ इट। तो ये हो गई हमारी पोएटिक डिवाइसेस। अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should too you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. State the feature of Asian lion. Asian lion के features क्या है कि वो बहुत तेज roar करता है। What happens when the lion roars? When lion roars, then you are feeling as you are dying. What do you mean by tawny? Yellowish orange color. What is the physical appearance of the lion in stanza? कैसी है वो? tawny color का large beast wild animal है। Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Between which animal would be difficult to differentiate? Between crocodile and hyena. How does a hyena different from crocodile? Hyena smiles while crocodile weeps after visiting the prey. Quote a saying famous for crocodile. कौन सी quote है? Crocodile ears. बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, तो that is the famous saying. Where does a novice may get confused? कहाँ पे confuse हो सकता है एक नया learner, new learner? वो hyena और crocodile दोनों में confuse हो सकता है। How can you identify the Asian lion and Bengal tiger? Asian lion has a large body and brownish yellow coat. It roars loudly when it attacks its prey. On the other hand, the Bengal tiger, it is black stripe and yellow coat and silently attacks its prey. So Asian lion है वो violently attack करता है, वो brownish yellow का है, और जो Bengal tiger है वो silently attack करता है और वो black stripe on the yellow background होता है। How can you distinguish between a tiger and leopard? Tiger has black stripes of yellow coat, and leopard on the other hand does not have any stripes. It has spots peppered on its body. Moreover, a tiger kills only when it's hungry, while the leopard can kill for the pleasure of the killing by pouncing continuously on its prey. तो क्या डिफरेंस है? टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, येलो बैकग्राउंड होता है, और लेपर्ड का येलो बैकग्राउंड होता है, लेकिन इसके स्पॉट्स होते हैं। जबकि टाइगर है जब हंग्री होता है सिर्फ तभी ही शिकार करता है, लेकिन जो लेपर्ड है वो अपने प्लेजर के लिए कॉन्टिन्यूअसली पाउंसिंग या जंपिंग करते करते शिकार कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। What is so weird about the hyena and the crocodile? Some animals such as hyena and crocodile are famous for their weird behavior. For example, laughing hyena's voice resembles humans' laughing sound. Moreover, hyena laughs while swallowing its prey, and while crocodile shed tears. तो हाइना और क्रोकोडाइल की थोड़ी सी सिमिलैरिटीज होती है विद द ह्यूमन बिहेवियर। हाइना का लाफिंग जो वॉइस होता है वो थोड़ा रिजेंबल करता है ह्यूमन लाफिंग से। जब वो अपने प्रे को स्वॉलो करती है तो वो लाफ करती है, और जब क्रोकोडाइल अपने प्रे को स्वॉलो करता है, शिकार को जब निगलता है, तो वो टीयर्स शेड करता है। हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही सीज समवन? As leopard has black spots all over its body, as soon as it sees someone, it leaps over him at once. It keeps on pouncing continuously on its victim, attacks him, and start eating him. तो यहाँ पे जो लिपर्ड है उसके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं पूरी बॉडी पे। जैसे ही अपने शिकार को देखता है उस पर अटैक करता है, जंप करता है, और कॉन्टिन्यूसली उस विक्टिम को अटैक करता रहता है और तुरंत ही उसको खाने लगता है। मतलब वो भूखा नहीं भी हो तो भी वो उस पर अटैक करके उसको खाता है। Humor is the best medicine for every ailment in life. Comment. Now, humor is infectious. When humor is shared, it binds people together and increases happiness. Humor strengthens an immune system, boosts our energy, diminishes pain, and protects us from the damaging effects of stress.
It is priceless medicine for every ailment in life. The poet in the poem How to Tell the Wild Animal creates humor by describing various beasts of prey. The way the poet explains the things is very funny yet interesting. The poet has depicted the wildlife very vividly and lively manner. While reading a poem, the reader enjoy the poet's work and it leaves them refreshed and happy. तो जो ह्यूमर है, ह्यूमर आप बोल सकते हो फन या एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस, तो वो क्या क्या करता है, उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बेनिफिट होते हैं. जब ये पीपल साथ में अगर ये हैप्पीनेस इंक्रीज करता है, ये आपका इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है. इम्यून मतलब रोग से, जो डिजीजेस से लड़ने की ताकत होती है उसको मजबूत करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके पेन को कम करता है. बहुत सारे बॉडीली जो डैमेजिंग इफेक्ट हैं, स्ट्रेस है, सैडनेस है, सॉरो है, डिप्रेशन है, इन सबको कम करता है. ये एक प्राइसलेस मेडिसिन है. इफ़ यू आर बीइंग हैप्पी एंड स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस, तो इसके कोई पैसा नहीं लगता है. ये एक फ्री मेडिसिन है जो बताया गया है हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल्स ने. और ये जो ह्यूमर है वो क्रिएट करता है, किसके थ्रू बताया है उन्होंने, बहुत सारे बीस्ट ऑफ प्रे के थ्रू बताया है, बहुत ही फनी लेकिन इंटरेस्टिंग मैनर में. यहाँ पे जो पोइट हैं उन्होंने पूरी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ को बहुत अलग अलग तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानकर जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा कंसिडरेट फील भी करते हैं. At the end, these are the word meanings, थोड़ी सी न्यू vocabulary है and you have to see, and at last you have to go through the summary of this poem. With this, we have completed the line by line explanation, poetic devices and some question answer based on this poem. In next video, I'll bring next thing for you. Till then, take care and keep studying.